इस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर के अंदर हम सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सिलेक्शन सॉर्ट काम कैसे करता है, उसके बाद सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम समझा जाएगा, एंड देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑल दैट वियर स्टफ ऑफ दिस सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? क्रिसमस। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट काम कैसे करता है। सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर जो हमारा मेन एम होता है वो ये होता है कि जितने भी नंबर्स हमें मिले हैं उन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। मतलब अगर हमें ये नंबर्स मिले हैं तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो ये होगा ना भाई, 7, 10, 13, 14 एंड 25। अगर तुमने इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो यही नंबर्स आते हैं, आई मीन इसी ऑर्डर में नंबर्स आएंगे, राइट। तो बेसिकली हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, बट कैसे? सिलेक्शन सॉर्ट की मदद से। अब मैं देखो कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर हम क्या करते हैं, सॉरी फॉर दैट, सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहले नंबर को कंसिडर करते हैं। पहले नंबर को कंसिडर किया और उसके साथ जितने भी बाकी के बचे हुए नंबर्स हैं उन बचे हुए नंबर्स में से जो सबसे छोटा नंबर है उसको कंपेयर करते हैं। तो बेसिकली अभी ये बचे हुए नंबर्स हैं, इनमें से जो सबसे छोटा नंबर है विच इज 7, इसके साथ इसको कंपेयर किया जाएगा। क्या 14 7 से बड़ा है? हाँ, 14 7 से बड़ा है, तो इसका मतलब 14 को उधर होना चाहिए था और 7 को इधर होना चाहिए था, राइट। तो इसीलिए 7 इधर चला जाएगा और 14 जो है हमारा प्यारा सा वो उधर चला जाएगा, राइट। अब और जो बाकी के नंबर्स हैं वो वैसे के वैसे। और यहाँ पे हमें मिल चुका है पास 1। अब पास 1 का मतलब क्या होता है? पास 1 का मतलब ये होता है कि हमारे नंबर्स में से जो सबसे छोटा नंबर है विच इज 7, उसको उसकी सही जगह मिल चुकी है, और सच में मिल चुकी है। देखो मिल चुकी है, राइट। तो इसका मतलब पास 1 हमें मिल चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 7 को उसकी सही जगह मिल चुके हैं, इसका मतलब ये है कि अब हम 7 को आगे कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे। 7 वुड बी अनचेंज। अब पहले हमने 14 को कंसिडर किया था, अब हम आगे बढ़ेंगे जैसे कि मैंने बोला था। और आगे कौन सा डब्बा है, आगे कौन सा नंबर है? 13 है। अब हम 13 को कंसिडर करेंगे एंड सेम प्रोसेस रिपीट। जो बचे हुए नंबर्स है उनमें से जो सबसे छोटा नंबर है विच इज 10, उसको 13 के साथ कंपेयर करेंगे। क्या 13 10 से बड़ा है? हाँ, 13 10 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 13 को उधर होना चाहिए था और 10 को इधर होना चाहिए था। तो इसीलिए 13 उधर चला जाएगा और 10 इधर आ जाएगा, राइट। और बाकी सारी की सारी चीजें वैसी की वैसी, ओके। अब यहां पे हमें हमारा पास 2 मिल चुका है। पास 2 मिल चुका है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो सेकेंड नंबर का सबसे छोटा नंबर था विच इज 10 इन आ केस, उसको उसकी सही जगह मिल चुकी है। एंड सही है, देखो 10 जो सेकेंड सबसे छोटा नंबर था हमारे पूरे नंबर्स में से, उसको उसकी सही जगह मिल चुकी है। तो इसका मतलब पास 2 हमारे पास आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ सबसे पहले हमने 14 को पकड़ा था, उसके बाद 13 को पकड़ा। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब अगले डब्बे के ऊपर जंप करेंगे विच इज ये डब्बा। इसको और जो बाकी के बचे हुए नंबर्स है उनमें से जो सबसे छोटा नंबर है उसको कंपेयर करेंगे, राइट। 13 को 14 से कंपेयर किया जाएगा। क्या 13 14 से बड़ा है? एंड द आंसर इज नो, 13 14 से बड़ा नहीं है। इसका मतलब 13 यही रहेगा और 14 यही रहेगा, ओके। तो इसीलिए आगे बढ़ेंगे और 7 10 13 25 एंड 14, राइट। और यहाँ पे हमें हमारा पास 3 मिल चुका है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो थर्ड सबसे छोटा नंबर था उसको उसकी जगह मिल चुकी है विच इज 13। देख लो, जो थर्ड सबसे छोटा नंबर है 13 इन अ केस, उसको उसकी सही जगह मिल चुकी है ना भाई, तो उसको भी हाथ नहीं लगाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है? 13 के बाद क्या है? 25, उसको पकड़ेंगे। और बचा क्या है? बचे हुए जितने भी नंबर्स हैं उनमें से जो सबसे छोटा नंबर है विच इज़ इन दिस केस 14 को ही पकड़ना पड़ेगा क्योंकि और कोई नंबर ही नहीं है। तो इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा। क्या 25 14 से बड़ा है? हाँ, 25 14 से बड़ा है, इसलिए 25 को उधर होना चाहिए था और 14 को इधर होना चाहिए था, और इसीलिए 14 इधर आ जाएगा, 25 उधर आ जाएगा, एंड बाकी सारे के सारे नंबर्स वैसे के वैसे, राइट। अब यहाँ पे हमें हमारा पास 4 मिल चुका है। पास 4 मिल चुका है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो चौथे नंबर का सबसे छोटा नंबर था उसको उसकी सही जगह मिल चुकी है, एंड सच में उसको उसकी सही जगह मिल चुकी है, राइट।
तो अब इन चारों को उसकी सही जगह मिल चुका है, क्या हम ये कह सकते हैं। और इसका मतलब ये भी है क्योंकि ये आखिरी नंबर था, बाय डिफ़ॉल्ट इसको भी उसकी सही जगह मिल चुकी है। ओके, एंड यहाँ पे हमारे सारे के सारे नंबर्स सिलेक्शन सॉर्ट के मदद से अरेंज्ड हो चुके हैं और आप आंसर कंपेयर करके देख सकते हो, सेम आंसर है। इसका मतलब ये है कि हमारा सिलेक्शन सॉर्ट सही है। ओके, तो बेसिकली सिलेक्शन सॉर्ट ऐसे काम करता है। अब हम सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम देखते हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन किया जाएगा, वॉइड सिलेक्शन सॉर्ट, एंड अंदर हम दो चीज़ें पास करेंगे। सबसे पहली चीज़ अरे ऑफ कोर्स, और उसके बाद ये इसीलिए ताकि ये पता चल सके कि कितने नंबर्स है या बेसिकली कितने नंबर्स को सॉर्ट करना है। अब अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद हमें चार चीज़ें लगने वाली है। सबसे पहली चीज़ वुड बी आई, उसके बाद जे। आई जे क्यों? क्योंकि हमें इन फ्यूचर दो फॉर लूप्स लगेंगे, उसके लिए आई जे लगेगा, आई और जे लगेगा। एंड देन उसके बाद स्मॉल एंड बी। अब स्मॉल और बी क्यों? स्मॉल इसीलिए क्योंकि जब मैं तुम लोग को सिलेक्शन सॉर्ट समझा रहा था तब हमने सबसे पहले क्या किया था, 14 को पकड़ा था और इनमें से जो सबसे छोटा नंबर है उसको पकड़ा था एंड देन कंपेयर किया था। पूरा सिलेक्शन सॉर्ट के पूरे प्रोसेस में हमने यही किया था एट द एंड ऑफ द डे। तो बेसिकली अगर हमने किसी नंबर को पकड़ा तो उस नंबर को स्टोर करने के लिए भी कोई जगह चाहिए ना, तो उसके लिए स्मॉल है, उस नंबर को स्टोर करने के लिए। और जिस भी नंबर को हमने पकड़ा है उसका इंडेक्स भी हमें स्टोर करना पड़ता है, तो उस इंडेक्स के स्टोरेज के लिए भी है। इंडेक्स मतलब क्या? बेसिकली ये 14 का इंडेक्स 0 है, 13 का इंडेक्स 1 है, ना, दैट वियर्ड स्टफ, राइट। तो बेसिकली इंडेक्स को स्टोर करने के लिए बी है और उस नंबर को स्टोर करने के लिए स्मॉल, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पहले फॉर लूप के ऊपर जंप करते हैं। फॉर, अब यहाँ पे देखो, जो पहला फॉर लूप होता है वो होता है पास के लिए। हमें कितने पास लगे? 4 पास लगे। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हमें n-1 पास लगे? क्योंकि n 5 है ना, तो n-1 4, यानी कि 5-1 4, तो मतलब हमें 4 पास लगे और 4 पास ही लगे। तो बेसिकली हमें एक ऐसा फॉर लूप डिज़ाइन करना है जो 4 बार चले, जो 4 टाइम्स चले, राइट। तो ऐसा फॉर लूप कैसे डिज़ाइन करेंगे हम लोग? देखो, फॉर I is equal to 0, I is less than n-1 and I plus plus। क्या ये 4 बार चलेगा? Yes bro, 4 बार चलेगा। कैसे? अगर n is equal to 5 है तो अभी सबसे पहले I is equal to 0, क्या I is equal to 0 के लिए चलेगा फॉर लूप? ऑफ कोर्स चलेगा, why not? देन I की वैल्यू बढ़ेगी। क्यों चलेगा I is equal to 0 के लिए? क्योंकि I is equal to 0, 0 is less than n-1, that is 5-1, that is 4, तो 0 is less than 4 ना ब्रो, तो चलेगा। देन I का वैल्यू बढ़ेगा फ्रॉम 0 to 1, तो 1 के लिए भी चलेगा क्योंकि कंडीशन राइट है। देन I is equal to 2 हो जाएगा, उसके लिए भी चलेगा। I is equal to 3 हो जाएगा, उसके लिए भी चलेगा। I is equal to 4 हो जाएगा, उसके लिए नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि 4 is not less than n-1, that is 5-1, that is 4, तो 4 is not less than 4, राइट। वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, इसलिए फॉर लूप नहीं चलेगा फॉर I is equal to 4 और आगे भी नहीं चलेगा। तो बेसिकली फॉर लूप कितने बार चला? 4 बार चला ना ब्रो, तो मतलब बराबर है, यही तो फॉर लूप हमें चाहिए था। तो फॉर लूप हो गया पहला। उसके बाद अंदर जाएंगे। अब सबसे पहले हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने 14 को पकड़ा था। तो अगर हमने 14 को पकड़ा तो उसको कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना सबसे पहले, राइट। तो अब हम 14 को स्मॉल में स्टोर करेंगे, मैंने तुम लोगों को बोला था, ठीक है। तो अभी कैसे वो करेंगे? 14 को स्मॉल में कैसे स्टोर करेंगे? देखो, स्मॉल इज इक्वल टू ए ऑफ आई। ए ऑफ आई मतलब क्या? ए ऑफ 0, बिकॉज आई का वैल्यू 0 है। तो ए ऑफ 0 क्या है? ए ऑफ 0 14 है, तो 14 को हम स्मॉल में डाल रहे हैं। और 14 का जो इंडेक्स है, 14 का इंडेक्स क्या है? 0, विच इज इन आई। तो उसको, उस इंडेक्स को हम बी के अंदर डालेंगे। मैंने तुम लोग को बोला था कि इंडेक्स हमें बी के अंदर स्टोर करना होता है, राइट। अब ये हो गया, आगे बढ़ेंगे। हमने 14 को पकड़ा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे अगले फॉर लूप में। फॉर, अब यहां पे जे। अब जो अगला फॉर लूप होता है, यानी कि जो सेकंड फॉर लूप होता है, दैट फॉर लूप इज फॉर कंपैरिजन, ठीक है। अब देखो, मैं आगे बढ़ूंगा
बट तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आ सकता है। अगर वो एक डाउट आया तो ये समझ लो कि वो डाउट आगे सॉल्व होने वाला है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सुनो और सिर्फ समझो कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं। डाउट आएगा दिमाग में, आने दो, वो आगे सॉल्व होगा, ठीक है। अब जो सेकंड फॉर लूप होता है वो कंपैरिजन के लिए होता है। यहां पे जे आएगा, तो अभी 14 को हमने पकड़ लिया, दैट्स फाइन। उसके बाद हमने क्या किया, 14 को हम बाकी के नंबर्स के साथ कंपेयर करेंगे, ओके। तो अभी बाकी के नंबर्स के साथ कंपेयर करना हम कहां से चालू करेंगे, यहां से चालू करेंगे ना, क्योंकि 14 तो हमने ऑलरेडी पकड़ लिया था, तो इधर से चालू करेंगे। यानी कि वी वुड स्टार्ट फ्रॉम j इज इक्वल टू i प्लस 1 और कहां तक जाएंगे, आखिरी तक, यानी कि 4 तक। j इज लेस देन n एंड j, ओ सॉरी फॉर दैट, माय बैड, एंड j प्लस प्लस, j प्लस प्लस, ठीक है। अब हम अंदर जाएंगे। अब हमने ना 14 को पकड़ के रखा था जो कि स्मॉल में था। अब 14 को हम 13 के साथ कंपेयर करेंगे, और अगर 14 13 से बड़ा है तो स्वैप, राइट। देखो अभी इफ स्मॉल के अंदर 14 था, राइट। इफ स्मॉल इज ग्रेटर देन 13 के लिए क्या लिखेंगे, 13 के लिए हम a ऑफ j लिखेंगे। a ऑफ j मतलब क्या, a ऑफ 1, क्योंकि j का वैल्यू 1 है ना, तो अभी a ऑफ 1 क्या है, a ऑफ 1 13 है, राइट। इफ 14 इज ग्रेटर देन 13 तो स्वैप, तो अभी स्वैप की जगह पे 13 जो है वो 14 की जगह पे आना चाहिए, हम ये भी कह सकते हैं ना। तो इसीलिए स्मॉल इज इक्वल टू a ऑफ j, इससे क्या होगा, स्मॉल यानी कि 14 की जगह पे 13 आ जाएगा। एंड उसके बाद अगर 14 की जगह पे 13 आ रहा है तो 14 के इंडेक्स की जगह पे 13 का इंडेक्स भी तो आना चाहिए ना, ठीक है, क्योंकि दोनों को हम एक साथ पकड़ रहे हैं, दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं, राइट। तो 14 का इंडेक्स का किस चीज के अंदर है, 14 का इंडेक्स b के अंदर है, राइट। तो इसीलिए b इज इक्वल टू 13 का इंडेक्स, 13 का इंडेक्स किसके अंदर है, j के अंदर है, j, ओके। और एक क्लोज। अब इससे क्या होगा, इस फॉर लूप से क्या होगा, इस फॉर लूप से देखो, हमने जब सिलेक्शन सॉर्ट समझा था तब हमने क्या किया था, सबसे पहले 14 को पकड़ा था और इनमें से जो सबसे छोटा नंबर है उस छोटे नंबर को पकड़ के उसको 14 के साथ कंपेयर किया था, राइट। तो इस फॉर लूप के वजह से इन नंबर्स में से जो सबसे छोटा नंबर है वो निकल के आएगा, ठीक है। अब वो कैसे होगा, हम इस फॉर लूप को या बेसिकली यहां से तो यहां तक रन करके देखते हैं, ठीक है। तो अभी क्या क्या पैरामीटर्स है हमारे पास है i, j, स्मॉल एंड b, राइट। सबसे पहले i का वैल्यू 0 है, राइट। उसके बाद हम अंदर जाएंगे, स्मॉल को a ऑफ i यानी कि बेसिकली a ऑफ 0 दैट इज 14 असाइन हो जाएगा। उसके बाद b को i यानी b को 0 असाइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम अंदर जाएंगे, j का वैल्यू i प्लस 1 दैट इज j का वैल्यू वुड बी 0 प्लस 1 दैट इज 1, राइट। अंदर जाने के बाद इफ स्मॉल यानी कि इफ 14 इज ग्रेटर देन a ऑफ j यानी कि a ऑफ 1 दैट इज 13, इफ 14 इज ग्रेटर देन 13, क्या 14 13 से बड़ा है, हाँ 14 13 से बड़ा है, मतलब ये कंडीशन ट्रू है। तो अंदर जाएंगे और ये एग्जीक्यूट करना चालू कर देंगे, स्मॉल इज इक्वल टू a ऑफ j यानी कि स्मॉल इज इक्वल टू a ऑफ 1 यानी कि स्मॉल इज इक्वल टू 14 कट करके a ऑफ 1 क्या है 13, यहाँ पे 13 आ जाएगा। एंड b इज इक्वल टू j, b कट होके यहाँ पे j का वैल्यू विच इज 1 आ जाएगा, राइट। अब फॉर लूप वापस एग्जीक्यूट होगा ना ब्रो। अब j का वैल्यू बढ़ेगा फ्रॉम 1 to 2। अंदर जाएंगे, इफ स्मॉल इफ 13 इज ग्रेटर देन a ऑफ 2 यानी कि 10,
क्या 13 10 से बड़ा है? हाँ 13 10 से बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू है। अंदर जाएंगे और इन दो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देंगे। स्मॉल इज इक्वल टू ए ऑफ जे, दैट इज स्मॉल इज इक्वल टू ए ऑफ 2, दैट इज स्मॉल इज इक्वल टू 10। तो स्मॉल का वैल्यू 13 कट होके 10 हो जाएगा। एंड b इज इक्वल टू जे, यानी कि b इज इक्वल टू 2, तो 1 कट हो गया, यहाँ पे 2 हो जाएगा, राइट। अब आगे बढ़ेंगे, फॉर लूप अगेन एग्जीक्यूट होगा। तो अब यहाँ पे j का वैल्यू 2 नहीं होगा, बढ़ जाएगा, 3 हो जाएगा। अब फॉर 3 हम अंदर जाएंगे। इफ स्मॉल इज ग्रेटर देन a ऑफ 3, यानी कि इफ स्मॉल विच इज 10 इज ग्रेटर देन a ऑफ 3, यानी कि 25। क्या 10 25 से बड़ा है? नहीं, 10 25 से बड़ा नहीं है, इसलिए एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अब 3 से j का वैल्यू बढ़ेगा और वो 4 हो जाएगा। अंदर जाएंगे। अब इफ स्मॉल यानी कि 10 इज ग्रेटर देन a ऑफ 4, यानी कि 7, क्या 10 7 से बड़ा है? हाँ 10 7 से बड़ा है, इसलिए हम अंदर जाएंगे और ये दो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे। स्मॉल इज इक्वल टू a ऑफ j, यानी कि a ऑफ 4, दैट इज 7, एंड b इज इक्वल टू j विच इज 4, राइट। अब बेसिकली हमें एट द एंड ऑफ द डे क्या मिला? एट द एंड ऑफ द डे इनमें से जो सबसे छोटा नंबर है वो हमें स्मॉल के अंदर मिला, और उस सबसे छोटे नंबर का जो इंडेक्स है वो हमें b के अंदर मिला, जो कि हमें चाहिए था। और मैंने तुम लोग को जैसे बोला था कि इस पूरे के पूरे फॉर लूप का पर्पस है कि बचे हुए नंबर्स में से जो सबसे छोटा नंबर है उस सबसे छोटे नंबर को निकालना और उसका इंडेक्स भी b के अंदर लाना। ओके, तो ये हमें मिल चुका है। अब हमारे पास एक तरफ 14 है, ओके, और दूसरी तरफ हमारे पास बचे हुए नंबर्स में से जो सबसे छोटा नंबर है वो है। बस हमें बस अब स्वैपिंग करनी है, वो हम अब करेंगे। अब स्वैपिंग करने के लिए देखो मैं क्या लिख रहा हूं, a ऑफ b इज इक्वल टू a ऑफ i एंड a ऑफ i इज इक्वल टू स्मॉल। देखो a ऑफ b यानी कि a ऑफ 4, यानी कि बेसिकली ये, इसके जगह पे हमें 14 को लाना है, तो इसके जगह पे हमने a ऑफ i विच इज a ऑफ 0 विच इज 14, तो इसके जगह पे हमने 14 को ला लिया इस स्टेटमेंट के मदद से। मतलब इस स्टेटमेंट के मदद से यहाँ पे ये कट होके 14 आ गया, और इस चीज़ के मदद से a ऑफ i यानी कि बेसिकली a ऑफ 0 यानी कि बेसिकली 14, इसके जगह पे स्मॉल आ गया। व्हाट द हेल इज स्मॉल? स्मॉल इज 7, मतलब बेसिकली इसके जगह पे 7 आ गया इस स्टेटमेंट के मदद से, मतलब स्वैप हो गया ना, ओके। और यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो जाएगा, एंड ये, ओके सॉरी, ये ओ गॉड यहाँ पे स्पेस नहीं है हमारे पास, वरना काइंड ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमारा एल्गोरिथम खत्म हो चुका है। और अब शायद से तुम्हारे मन में ये भी आ सकता है कि यार ठीक है कि हमने लाइक एक स्वैप तो कर लिया, लाइक 14 की जगह पे 7 आ गया, 7 की जगह पे 14 आ गया, काइंड ऑफ दैट वेयर स्टफ, ये तो हो गया, बट बाकी के स्वैप्स का क्या? तो अभी ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस हमने देखा है ये बस i इज इक्वल टू 0 के लिए ही देखा था। i इज इक्वल टू 1 होगा, अब उसके लिए पूरा प्रोसेस अगेन होगा, ठीक है। सारी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को मद्देनजर रखते हुए फिर i इज इक्वल टू 2 होगा, उसके लिए पूरा का पूरा प्रोसेस फिर से होगा, फिर i इज इक्वल टू 3 होगा, उसके लिए पूरा का पूरा प्रोसेस फिर से होगा, और फिर आखिरी में सारे के सारे नंबर्स तुम्हें सॉर्ट करके मिल जाएंगे। ओके, तो बेसिकली ये है। अब इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। अब ध्यान से देखो कैसे इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखो, एक i का लूप है और एक j का लूप है। अब जो हमारा i है वो 0 से चालू हो रहा है, राइट। तो जब i 0 है, j कितने बार एग्जीक्यूट करेगा? वो 4 बार एग्जीक्यूट करेगा ना, क्योंकि पहली बार हमने इसको पकड़ा था और ये फ्रॉम 1 to 4 चला था, तब जाके हमें सबसे छोटा नंबर मिला था, राइट। और फिर हमने कंपेयर किया था बाद में। तो बेसिकली 1 to 4 4 बार एग्जीक्यूट होगा j, राइट। इसीलिए क्या मैं ये कह सकता हूँ कि j n-1 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा?
कह सकता हूँ, क्योंकि n-1 टाइम्स मतलब 4 टाइम्स ही होता है। तो अभी अगली बार i का वैल्यू बढ़ेगा फ्रॉम 0 to 1। अब नेक्स्ट टाइम फॉर i इज इक्वल टू 1 j कितने बार एग्जीक्यूट करेगा? इस बार j 4 बार एग्जीक्यूट नहीं करेगा, 3 बार एग्जीक्यूट करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने तुम लोग को बोला था कि यहां पर 7 को हम हाथ नहीं लगाएंगे, 13 को हमने पकड़ा था और फिर इनमें से जो सबसे छोटा नंबर है वो निकाला था और फिर कंपैरिजन किया था। तो इसीलिए दिस वुड स्टार्ट फ्रॉम 2 एंड टिल 4। तो यहां पे कैसे 1 से स्टार्ट किया था और 4 तक गया था, वो यहां पे 2 से स्टार्ट करेगा और 4 तक जाएगा, मतलब एक कम बेसिकली, राइट। तो इसीलिए जे वुड रन फॉर n-2 टाइम्स, यानी कि बेसिकली 3 टाइम्स। ओके, देन i का वैल्यू बढ़ेगा फ्रॉम 1 to 2। अब फॉर i इज इक्वल टू 2 जे कितने बार रन करेगा? अगले बार और एक कम बार रन करेगा, दैट इज n-3। देन जब i का वैल्यू बढ़ेगा फ्रॉम 2 to 3 जे कितने बार रन करेगा? n-4। व्हाट द हेल इज n-4? n-4 इज 5-4 विच इज 1। तो यहाँ पे n-4 लिखने के जगह पे क्या यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। ओके, और ये आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि I would run from 0 to 3 only। यहाँ पे हमने देखा था I would run from 0 to 3 only, उसके बाद जब I is equal to 4 बन जाएगा वो रन नहीं करेगा, ये हमने पहले ही देखा था। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे? देखो कितने बार ये रन हो रहा है, हाउ मेनी टाइम्स? 1। हम उल्टा करेंगे फॉर कन्वीनियंस। ओह सॉरी फॉर दैट। देखो अब मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर रहा हूँ। f ऑफ n इज इक्वल टू 1 प्लस इसको n-3 यानी कि बेसिकली 5-3, क्या मैं इसको 2 लिख सकता हूँ? प्लस 5-2, क्या मैं इसको 3 लिख सकता हूँ? ऑफकोर्स। ऐसा कब तक? ऐसा n-1 तक। अब अगर तुमने मैथ्स ढंग से पढ़ा होगा तो तुम्हें ये पता होगा कि ये बेसिकली एक फॉर्मूला है। और किसका फॉर्मूला है? इसका वैल्यू क्या आता है? दैट इज n into n-1 upon 2 which is equivalent to n square minus n upon 2, and finally the time complexity would be f of n equal to big O of n square। अब ये बिग ऑफ एन स्क्वायर क्यों लिखा मैंने? ये बाकी की सारी चीज़ें कहा गई, हमने निग्लेक्ट कर दी। क्योंकि अगर तुमने मेरा लेक्चर देखा होगा ऑन हाउ टू कैलकुलेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी गिवन एल्गोरिथम, मैंने तुम लोग को बोला था कि बाकी के कोएफिशिएंट्स वगैरह कुछ भी मैटर नहीं करता, जो एलिमेंट ऐसा है जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री है वही एलिमेंट मैटर करता है, और वो एलिमेंट यहाँ पे एन स्क्वायर है। इसीलिए हमने यहाँ पे बिग ऑफ एन स्क्वायर को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंसिडर किया है, विच इज़ द राइट आंसर। अगर तुम्हें इस सब्जेक्ट में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करना है तो इस सब्जेक्ट के नोट्स तुम्हारे लिए बनाए हैं विच आर सुपर 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 इंपॉर्टेंट। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स अवेलेबल करा के रखे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।